Hello everyone, welcome to the Daily Current Affairs for 9th September 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं कुछ टॉपिक। तो वी आर गोइंग टू कवर 3 टॉपिक्स फॉर टुडे। फर्स्ट इज 5 सूत्रास फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला। तो ये ई गवर्नेंस, गवर्नेंस में आता है। ई गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में डायरेक्टली वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है और इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट बन सकता है। प्रीलिम्स में भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2, साथ साथ में इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक सी आइस चेंजेज ऑन इंडियन मॉनसून पैटर्न। आर्कटिक सी आइस में अगर चेंज हो रहा है तो इंडियन मॉनसून के पैटर्न में क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 का पार्ट रहने वाला है। तो हम बात करेंगे 5 सूत्रास फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूले। तो इकोनॉमी का पार्ट भी आप इसको मान सकते हैं और गवर्नेंस का पार्ट भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इंडियाज अचीवमेंट ऑफ ओवर 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन विद इन जस्ट 6 ईयर। 6 ईयर में हम लोगों ने 80% फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लिया है जनधन योजना, और उसके बाद में has garnered global acclaim especially as a beacon of hope for global south। ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल साउथ बोलते हैं। उसमें इंडिया एक बेकॉन ऑफ होप है कि सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पा रहा है, सब लोग डिजिटल पेमेंट भी कर पा रहे हैं, यूपीआई सब लोग कर पा रहे हैं क्योंकि सबका बैंक अकाउंट है और सब लोग इसका यूज कर पा रहे हैं। तो यूपीआई क्या हुआ? एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता है। Consequently, a key highlight of the G20 summit, लास्ट ईयर जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, उसका इन्फेसिस था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो इंडिया क्या करेगा, पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल साउथ का मतलब कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इंडिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा। इंडिया G20 टास्क फोर्स रिसेंटली रिलीज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आउटलाइनिंग अ ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट रिलीज किया गया। द कंट्री नाउ शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनेबलिंग कंट्रीज वर्ल्ड वाइड टू अचीव डिजिटल सॉवरेनिटी। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डिजिटल सॉवरेनिटी आएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा और सेल्फ रिलायंस आएगा। तो पहली बात तो यही हो जाएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसको है ना। प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और यूपीएससी ने सिमिलर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द फाउंडेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ डिजिटल सर्विसेज, है ना। यूपीआई हो गया, उसके अलावा कोविन पोर्टल ऐप हो गया, है ना, आरोग्य सेतु हो गया, बहुत सारे ऐसे जो एप्स वगैरह हैं, साथ में जो गवर्नमेंट का हार्डवेयर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सब कुछ इंक्लूड करके क्या बन जाएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। It encompasses a range of technology, एक टेक्नोलॉजी नहीं है, range of technology and system designed to improve the efficiency, accessibility, inclusivity of public service in the digital age। efficiency भी पढ़ाना है, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए और सब लोग इसमें इंक्लूड होने चाहिए पब्लिक सर्विसेज में डिजिटल एज में। डिजिटल लैंडस्केप की जब अब बात आती है तो कुछ की क्वेश्चन अराइज होते हैं। जनरली 2 की क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्या है वो? How can we discern authentic and reliable DPIs from the multitude of offering? बहुत सारे लोग, बहुत सारा ऑफर है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में, उसमें ऑथेंटिक और रिलायबिलिटी कैसे हम लोग ढूंढे, है ना। तो पावर ऑफ डिजिटल फाइनेंस फॉर एग्जांपल, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ गुड डीपीआई फ्रॉम बैड डीपीआई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक गुड डीपीआई और एक बैड डीपीआई में क्या डिफरेंस होगा? तो अगर इंडिया ने बहुत सारे यूपीआई और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं और सक्सेसफुली इंडिया चला पा रहा है जो कि गुड डीपीआई में आता है, तो गुड डीपीआई होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टॉपिक पूरा उसको डिस्कस करेगा। तो मेन बात है प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड फिडिलिटी। अगर ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाए इन द माइरियाड ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द चैलेंजेस लाई इन identifying authentic and maintaining the core essence of the practice। A good DPI should harmonize technology। एक good DPI में टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो कि सोसाइटी के नीड्स को पूरा करे। सोसाइटी का नीड क्या है? सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी हो,
स्केलेबिलिटी, स्केल किया जा सके, ऐसा नहीं कि कम लोगों के लिए उसको यूज किया जा सके, पूरे मोर देन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए भी यूज किया जा सके, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करे, किसी को एक्सक्लूड नहीं करे। As we navigate this complex landscape, the principle of authenticity and fidelity remains our guiding light, है ना। तो ऑथेंटिक और फिडेलिटी दोनों मेंटेन करें। इससे रिलेटेड आता है इंडिया स्टैक या सिटीजन स्टैक। सिटीजन स्टैक इंडिया में है। सिटीजन स्टैक इमर्जेस एज a ट्रस्टेड इकोसिस्टम रूटेड इन द प्रूवन सक्सेस ऑफ इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक आता है। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जिसने ऑलरेडी अपना एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, सिक्योरिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है बहुत बड़े स्केल पे, और बिलियंस ऑफ सिटीजन, क्योंकि इंडिया में सिटीजन बिलियन में ही है, उन सबको सर्व कर रहा है। दिस एस्टैब्लिश्ड फाउंडेशन लेड सिटीजन स्टैक अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इंडिया स्टैक के थ्रू आप भारत क्यूआर, आधार पे, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, यूपीआई, आईएमपीएस, ई-केवाईसी, ये सारी चीजें इंडिया स्टैक से जुड़ी हुई होती है। एक सिटीजन स्टैक का क्या रोल होता है? While what truly set citizen stack apart is its role as a regulatory body। एक रोल जो है उसका रेगुलेटरी बॉडी जैसा हो, ऑडिटर जैसा हो। रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो बाकी प्राइवेट चीजों को रेगुलेट करे या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज को भी रेगुलेट करे, ऑडिट कर पाए उनके काम को। डीपीआई को मैन्युफैक्चर नहीं भी करे तो चलेगा, प्राइवेट पार्टीज होंगी जो इस डीपीआई को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। It certifies and authenticates DPIs, ensuring they meet stringent standards of quality and security। वो stringent जो क्वालिटी और सिक्योरिटी को मीट कर पाए, है ना। जनधन, एक आधार, मोबाइल, तो ये भी एक आप बोल सकते हो डीपीआई है, और ये पूरा सिटीजन स्टैक जो होगा वो क्या करेगा, सब डीपीआई को कंट्रोल कर सकता है। होलिस्टिक अप्रोच टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होलिस्टिक अप्रोच क्या है? As the digital world becomes increasingly complex, the need for dependable DPI solution has never been greater। Citizen Stack, endorsed by the Government of India, stands as a paragon of excellence। Citizen Stack जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडोर्स किया है, वो पैरागॉन ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम कर रहा है, ऑथेंटिक है। दिस सिग्निफाई अ कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस दैट फ्यू कैन राइवल। बहुत कम ही लोग, बहुत कम ही कंट्रीज ऐसा कर पाते हैं। सिटीजन स्टैक मॉडल जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रूवेस को तो दिखाता है। इट एम्बॉडीज अ होलिस्टिक अप्रोच टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट प्रायोरिटाइजेस सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करता है, स्केलेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है, एंड इंक्लूसिविटी को प्रायोरिटाइज करता है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर हो, स्केलेबल हो लार्ज स्केल पे, और इंक्लूसिव हो। द सिटीजन स्टैक अप्रूव्ड डीपीआई प्लेटफॉर्म डिजाइन ensure that it can cater to the diverse need of vast population। vast population के diverse needs को cater कर पाए, stringent security protocol को maintain कर पाए। by acting as an auditor it guarantees that DPI it certifies are reliable। जो भी जिसको भी सर्टिफिकेट दे रहा है वो रिलायबल है, उसके लिए क्या करेगा, उसके परफॉर्मेंस का ऑडिट करेगा, उसके सिक्योरिटी का ऑडिट करेगा, और वो पीपल के लिए बेनिफिशियरी है कि नहीं उसको ऑडिट करेगा। तो सिटीजन स्टैक ने ये 5 गाइडलाइन बताए हैं या 5 सूत्रास बताए हैं कि एक गुड डीपीआई, गुड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलेंगे। अब गुड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये पांचों प्रिंसिपल पे खरा उतरना चाहिए। अपहोल्ड द सिटीजन रिलेशनशिप विद मार्केट एंड स्टेट। सिटीजन का रिलेशन मार्केट एंड स्टेट के साथ बना रहे, है ना। फ्री फ्रॉम एडवर्स इन्फ्लुएंस, कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं है। सिटीजन को एम्पावर करता रहे, उनका प्राइवेसी, उनका डेटा को मैनेज करता रहे, ठीक है। प्रिवेंट लॉक इन बाई कंपीटिंग मोनोपोलीज। मोनोपोलीज जो है वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाए, उसको बचाए। टेक्नो लीगल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी को भी रेगुलेट करे, लीगलिटी को भी रेगुलेट करे। कंबाइन पब्लिक टेक्नोलॉजी एंड लॉ टू गवर्न एथिकल टेक यूज। टेक यूज जो है वो एथिकल होना चाहिए, जिसमें इनोवेशन भी हो बट सिक्योरिटी भी हो, सोसाइटी के राइट्स भी हो। Public plus private innovation, promote innovation through public and private sector collaboration while avoiding domination by corporate interest। corporate interest का domination नहीं हो, rather public interest का domination हो। public motive से future roadmap तैयार हो, corporate monopolies से नहीं। Technology implementation should prevent exploitation by state or corporate।
तो डेटा सिक्योरिटी की ये टाइप है, इंक्रिप्शन, डेटा इंश्योर, ये सब सारी चीजें आप देख सकते हो। एक्सीलेंस के लिए कमिटेड हो, दिस गाइडलाइंस प्रिंसिपल आर नॉन निगोशिएबल, a digital public infrastructure must meet all these criteria to be classified as good DPI। तो ये डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में तो पूछा जा ही सकता है, मेंस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और गुड डीपीआई किसको बोलेंगे। कंक्लूजन क्या होगा, सिटीजन स्टैक रिप्रेजेंट अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर mirroring the trust and reliability found in the most respected and time-tested practices. In the rapidly evolving landscape of digital public infrastructure, it stands out as a beacon of integrity and innovation. Integrity का भी और innovation का एक beacon बन के उभरा है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड हैं जो यूज हुए हैं और कीवर्ड क्या है इस आर्टिकल में रिपीटेटिव है, वो कीवर्ड आपको याद होने चाहिए जो कि आप एग्जाम में लिख पाओगे। सेकंड टॉपिक क्या है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर, नेविगेटिंग ग्लोबल नॉर्म्स एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो होने ही लगा है वॉरफेयर में, चाहे हम हमास और बात करें इजराइल वॉर की या बात करें यूक्रेन और रशिया वॉर की, दोनों में फटाफट, खासकर यूक्रेन गाजा में फटाफट ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, दोनों तरह की मिलिट्री यूज कर रही है। तो बात यह है अगर एआई का वॉरफेयर में यूज हो ही रहा है, उस पर ग्लोबल नॉर्म्स बनना चाहिए, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, है ना, क्या क्या कुछ कंडीशंस लगा देनी चाहिए। तो ये कंडीशंस पे बात अभी सामने आएगी। तो इस कंडीशन से रिलेटेड पहले समिट हो चुका है। समिट कब हुआ है, पहला समिट फरवरी 2023 में हुआ था हेग में, क्योंकि पहला समिट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड समिट कहां होने वाला है, वो होने वाला है सियोल में, साउथ कोरिया। समिट का नाम क्या है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन, री-एम नाम है, री-एम, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन is a part of new global diplomacy to establish norm on military application of AI। AI का मिलिट्री एप्लीकेशन कैसे होगा, इसमें केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज को होस्ट भी कर रही हैं। पहला जो हुआ था वो 2023 में हुआ था, अभी 2024 में सियोल में होने वाला है। डिबेट क्या है, डिबेट ये है कि पहले एआई मिलिट्री डिस्कशन जो था वो लीथल ऑटोनोमस वेपन पे था। लीथल ऑटोनोमस वेपन जिनको किलर रोबोट बोला जाता था, उनको रेगुलेट किया जाए। उनको 2019 से यूनाइटेड नेशन डिस्कस कर रहा है कि उनको कैसे एथिकल लीगल यूज कराया जाए। बट अभी हेग से सियोल में आते आते डिस्कशन जो है वो क्या हो गया है, ब्रॉड हो गया। री-एम प्रोसेस हैज ब्रॉडेंड द डिबेट बियॉन्ड लॉस टू इंक्लूड अदर एआई एप्लीकेशन। वॉरफेयर में अदर एआई एप्लीकेशन भी आ जाएंगे, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एआई से रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री है उसका मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, बैटलफील्ड, सब में एआई का यूज होता है, सबका मैनेजमेंट। मेजर मिलिट्रीज आर एक्सप्लोरिंग एआई's कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म डेटा कलेक्शन। मेजर मिलिट्री जो है एआई कैपेसिटी को ट्रांसफॉर्म करनी है, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सिचुएशन का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, टारगेट में प्रिसीजन रखने के लिए, वॉरफेयर में टेम्पो रखने के लिए, है ना। भले ही ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बहुत डेंजरस है, तो इसलिए री-एम समिट का जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ मिलिट्री एआई। एआई में भी कौन सा एआई, मिलिट्री एआई का ग्लोबल पीस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंप्लीमेंट न्यू नॉर्म्स फॉर इट्स यूज, इसके यूज के लिए नए नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए और लॉन्ग टर्म गवर्नेंस आइडियाज डेवलप किया जाना चाहिए। फोकस होना चाहिए रेस्पॉन्सिबल यूज पे, मूविंग टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबल एआई। एआई यूज हो बट रेस्पॉन्सिबली यूज हो, मिलिट्री एआई भी यूज हो बट रेस्पॉन्सिबली यूज हो। Various national and international initiatives, including a unilateral draft political declaration by US and NATO guideline, are promoting responsible AI use। US का भी गाइडलाइन, नाटो का भी गाइडलाइन रेस्पॉन्सिबल एआई यूज को प्रमोट कर रहा है। ग्लोबल ट्रेंड और यूएस चाइना डायलॉग क्या है, एआई इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंक्रीजिंग रोल इन वॉरफेयर। वॉरफेयर में इसका रोल बढ़ेगा ही। Aligning with historical trend of new technology finding military application, the US is conducting dialogue with China on AI implication for nuclear deterrence। US कंडक्ट कर रहा है चाइना के साथ डायलॉग एआई के इम्प्लीकेशन पे, न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर, एंड इज ऑल्सो रीचिंग आउट टू कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को भी रीच आउट कर रहा है जिससे कि नए एआई इनिशिएटिव को सपोर्ट किया जा सके।
अब यहाँ पे आप देखोगे कि 2024 से 23 के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिलिट्री में यूज होने वाला मार्केट है वो हर साल 33.8% से बढ़ जा रहा है। 2023 में जहां यूएस डॉलर 9.3 ये यूज होने वाला था, अभी ये 2030 तक ये बढ़ के 71 बिलियन डॉलर तक जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मिलिट्री में। नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएस इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, यूरोप में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एशिया पैसिफिक आप देखोगे तो ये चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर आ जाएगा, है ना। साउथ सदर्न अमेरिका यहाँ पे प्लेयर आ जाएगा, और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो ये सारे एआई का काम कर रहे हैं किसमें, उसमें मिलिट्री में। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया भी दूर दूर तक रहा है, इंडिया सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, इश्यूज को एग्जामिन कर रहा है दूर से। इंडिया डिड नॉट इंडोर्स द कॉल टू एक्शन इशू एट हेग। हेग में कॉल टू एक्शन इशू को इंडोर्स नहीं किया, और इंडिया अनसर्टेन रहा कि सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। कोरिया में भी इंडिया अभी अनसर्टेन है। चाइना के कंपेरिजन में चाइना जहां बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रहा है, इंडिया पीछे है। इंडिया एक्सपीरियंस विद न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ग्लोबल वार्मिंग। हमने न्यूक्लियर आर्म्स के कंट्रोल के लिए बहुत आगे बढ़ चल के हिस्सा लिया, तो यहाँ एआई का जो मिलिट्री यूज है वहां भी हिस्सा लेना चाहिए हमें। ये जहां रेवोल्यूशनराइज हो रही है, नॉर्म्स बनने वाले हैं, रेगुलेशन बनने वाले हैं, इंडिया को यहाँ आगे आना चाहिए, यही ये टॉपिक बताता है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इंपैक्ट ऑफ आर्कटिक सी आई चेंजेज ऑन इंडियन मॉनसून पैटर्न। देखो इंडियन मॉनसून पैटर्न, इंडियन मॉनसून पैटर्न में देखो इस साल क्या हो रहा है। इस साल रेनफॉल जो है बहुत इंसेसेंट हैवी रेनफॉल हो रहा है, जिससे सीवियर फ्लडिंग हो रही है, और मॉनसून जो है बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। मॉनसून बहुत ज्यादा एरेटिक हो गया है। वंस अ सोर्स ऑफ होप एंड रिलीफ, मॉनसून आते ही लोग को होप और रिलीफ आ जाता था। होप की एग्रीकल्चर अच्छा होगा, रिलीफ की गर्मी से रिलीफ। नाउ ऑफन सिग्नल बोथ ड्राउट एंड फ्लडिंग। अब मॉनसून आने पे ड्राउट भी कहीं कहीं होने लगता है, कहीं कहीं फ्लडिंग, दोनों चीजें होती हैं। कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा तो कहीं एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है, तो पूरा मॉनसून इरेटिक हो गया है। क्लाइमेट चेंज प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस शिफ्ट, with recent studies revealing that change in Arctic sea ice also affect the Indian monsoon। क्लाइमेट चेंज का मॉनसून पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, ये तो हम जान ही रहे हैं। बट आर्कटिक सी अगर कम हो रहा है, आर्कटिक ओशन में, है ना, आर्कटिक ओशन ऊपर की तरह, रशिया के ऊपर की तरह, हम बोले नॉर्थ पोल के साइड तो आर्कटिक ओशन आता है, उसमें अगर आइस कम हो रहा है, इससे भी इफेक्ट पड़ रहा है इंडिया के मॉनसून पे, वो हम समझेंगे। इंडिया का मॉनसून कैसे आ रहा होता है? इंडिया का मॉनसून जनरली जून से सितंबर तक रहता है। यहाँ से जो ट्रेड विंड्स आती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही होती है, और मॉइस्चर लेके आने के बाद यहाँ से, है ना, यहाँ से दो पार्ट में ऐसे निकल जाती हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये इधर एक तो रेनफॉल हो रहा होता है, और ये विंड्स जाती हैं इधर टकरा के, इधर कुछ नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट एरिया में रेनफॉल कर रही होती हैं, और इधर बिहार वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में रेनफॉल कर रही होती हैं। तो इधर के साइड में रेनफॉल ज्यादा हो रहा होता है, इधर के साइड में भी रेनफॉल ज्यादा हो रहा होता है, और बाकी ये वाले जो रीजन है यहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा होता है, क्योंकि वहां तक विंड्स पहुंच ही नहीं पाती। ये ऐसे ही ट्रेडिशनली क्या है, मॉनसून होता रहता है। ये जो विंड्स नीचे से आ रही होती है ना, ट्रेड विंड्स, जो कि पूरा मॉइस्चर लेडन है, मॉइस्चर से भरपूर है, वो यहाँ आके दो स्ट्रीम में बढ़ जाती हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून भी हम लोग बोल देते हैं। रेनफॉल कैसे होता है? ट्रेड विंड फ्रॉम साउथ ईस्ट आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द इंडियन लैंड मास ड्यू टू कोरियलिस फोर्स। These wind pick up moisture over Arabian Sea and deposit it over rain over India. Arabian Sea arms bring rain to the west coast, while Bay of Bengal arm bring to the eastern and northeast part of India. ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर का भी इन्फ्लुएंस रहता है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ इंडियन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन अलॉन्ग विथ सरकम ग्लोबल टेनी कलेक्शन, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंडियन समर मॉनसून। ठीक है, तो कैसे ऐसा कनेक्ट करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये इतना ही मॉइस्चर ऊपर की तरफ निकलेगा, और अगर एयर के साथ फ्लो होना है तो उतना ही मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो टेम्परेचर राइज से इनका डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है, ये एक रूल है। रोल ऑफ आर्कटिक सी आइस, आर्कटिक सी आइस का क्या रोल है? तो एक संस्था है एनसीपीओआर, उन्होंने पब्लिश किया था स्टडी पब्लिश्ड इन रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट
by India's National Center of Polar and Ocean Research and South Korea's Polar Research Institute examined the impact of Arctic sea ice on the Indian monsoon using data from 1980 to 2020. The study utilized climate models intercomparison project to assess how changes in Arctic sea ice level affect atmospheric circulation and ISMR. कैसे आर्कटिक सी लेवल में कम होना एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को और आईएसएमआर को मॉनसून को अफेक्ट करता है। तो सेंट्रल आर्कटिक सी आइस, आर्कटिक में जो सी आइस है जैसे वो कम होता है ना, इन द सेंट्रल आर्कटिक लीड टू रिड्यूस रेनफॉल इन वेस्टर्न एंड पेनिसुलर इंडिया। जो वेस्टर्न इंडिया है, पेनिसुलर इंडिया है, वहां पे रेनफॉल कम हो जाता है, बट सेंट्रल इंडिया है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां रेनफॉल बढ़ गया है। Increased heat transfer from ocean to the atmospheric triggers cyclonic circulation at lower latitude, affecting Rossby waves which influence global weather pattern। तो Rossby wave affect होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो डिटेल में इसके बारे में समझोगे, जिससे वेदर पैटर्न भी इफेक्ट होता है। अब देखो ये 1990 में पैसिफिक ओशियन वगैरह है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है ना, आर्कटिक ओशियन वगैरह दिख रहा होगा, ये अटलांटिक ओशियन वाला पार्ट है डायरेक्टली, ठीक है। अटलांटिक ओशन वाला पार्ट आपको बाद में फिर वापस दिखेगा। यह जो है आइस जो है मेल्ट काफी ज्यादा हो रहा है। ये आर्कटिक ओशन वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी आपको आइस मेल्ट काफी ज्यादा दिखेगा। इसको बेरेंट्स कारा सी रीजन भी बोलते हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सी रीजन है, बेरेंट एंड कारा। लोअर सी आइस लेवल इन दिस रीजन डिले द मॉनसून। अगर आइस लेवल लो है तो मॉनसून डिले है and cause greater unpredictability, और unpredictability हाई हो जाएगा। The heat rising from Barent Kara Sea creates anti-cyclonic circulation over northwest Europe. यूरोप पे anti-cyclonic circulation disrupting atmosphere pattern over subtropical Asia। तो एशिया और इंडिया के ऊपर एटमॉस्फेयर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में हाई रेनफॉल, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में थोड़ा लेस रेनफॉल। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल फेनोमेना, अलग अलग ज्योग्राफिकल फेनोमेना रेनफॉल को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ही आप ज्योग्राफी में मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ोगे और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, क्योंकि मॉनसून और कैसे मॉनसून अफेक्ट होता है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता, अलग से स्टैटिक सब्जेक्ट में कवर किया जा सकता है। तो आप समझोगे कि मॉनसून कैसे कैसे अफेक्ट होता है। उसमें सारे ओशियंस का अपना अपना रोल होता है, ओशियनिक सर्कुलेशन का अपना अपना रोल होता है। वैसे ही आर्कटिक सी और उसके आइस का भी अपना रोल देखा गया है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अनप्रेडिक्टेबल जो इंडियन मॉनसून है वो और ज्यादा वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल हो गया। फर्दर रिसर्च करने की जरूरत है। द स्टडी अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट डायनामिक्स and improving forecast of Indian monsoon. There is an urgent need to expand research to better predict the impact of changing Arctic Sea on monsoon pattern and prepare for the resulting weather extreme, और resulting weather extreme के लिए prepare करें। What is the conclusion? The intricate interplay between Arctic sea ice and Indian monsoon highlight the complex nature of climatic interaction. As climate change continue to alter sea ice level, its effects on monsoon pattern will likely become more pronounced, necessitating improved forecasting and adaptation strategy। ठीक है, तो और ज्यादा एडाप्टेशन स्ट्रेटजी हमें फ्यूचर में अख्तियार करना पड़ेगा। आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।